हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मार्क्स मित्र और स्वागत है आपका मार्क्स मित्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको हर पेपर की तैयारी आसानी से करा दी जाती है। तो आई होप आप सबने सभी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली होंगी कि आपको कैसे एसएसटी के पेपर में भाई 2 मार्क्स को कैसे तबाही मचानी है, उसकी कैसे फील्डिंग सेट करनी है। और मुझे पता है आपको इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी रहा होगा, और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा था कि इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को डिलीवर कर दूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप लोग को जितने जल्दी क्वेश्चन दे दूं तो आप उतने जल्दी कर लोगे। पर कुछ चीजें थी जिससे मैं थोड़ा लेट हो गया, पर चलेगा। अभी मैं जो लेके आया हूं ना वो चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। अगले 10 से 15 मिनट में आपको पूरी एसएसटी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें किस तरीके से करनी है, क्या पढ़ना है और कैसे करना है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं देख रहा हूँ चैनल पे वीडियो देखते बहुत लोग हैं, पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। नॉट सब्सक्राइब्ड वाले लोग ज्यादा हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, बस आप सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप लोग मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हो। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। उससे पहले जिनको पता है, मार्क्स मित्र चैनल को आपको यूट्यूब पे जाके फॉलो करना है। होली का त्योहार आ रहा है, तो मैंने कहा होली की टाइप में लिख देता हूँ। और आप सबको पता है 2 मार्च को आपका पेपर है सोशल साइंस का। अब हमें कैसे इस चीज की तैयारी करनी है उस पर हम बात करेंगे। मैक्स टू मैक्स आपके 10 से 15 मिनट लूंगा, पर इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगेन अगेन मैं फिर से क्लेम कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ हर बार की तरह, क्या वो क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट पेपर में मिलेंगे? तो आपको भी पता है एग्जैक्ट पेपर में नहीं मिलेंगे। अब वो अलग बात है, मिल जाते हैं, मैथ्स में भी मिले, साइंस में भी, क्या पता सोशल साइंस में भी मिल जाए। पर मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें दे देता हूँ, जिनसे बोर्ड के फेवरेट होते हैं। जो क्या होते हैं, बोर्ड के फेवरेट होते हैं कि इनसे तो क्वेश्चन पूछना है। अब वो उन्हीं में से पूछ लेता है, तो वो मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वो तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है ना। तो बस इस वीडियो में भी हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो आपकी एसएसटी को आसानी से आसान बना देगा, और आप आसानी से, गधे से गधा बच्चा भी 75 में से मैं एम करता हूँ कि एम करूँ कि 50+ स्कोर तो करेगा। क्योंकि एसएसटी में मानता हूँ थोड़ा कैसा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, याद ज्यादा करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है। तो अब इतने एक दिन में मैं पूरी एसएसटी आप ना किसी से समझ सकते हो, ना कोई भी मैराथन अटेंड करके ये समझ सकते हो कि क्या कैसे फ्रेंच वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कैसे नेशनलिज्म चीजें आई इंडिया में। तो आप इतने से बेहतर है ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो और इनसे आइडिया लगा लो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। चलो फिर सबसे पहले हर बार की तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूप्रिंट। जिनको नहीं पता है वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पर डली हुई है, उसमें मैंने डिस्कस करा है। फिर भी जिनको नहीं पता है तो अभी देख लेते हैं। 4 बुक आपकी चलती है, समकालीन भारत 2, भारत और समकालीन विश्व 2, लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक, इकोनॉमी की हो गई, या आपकी पॉलिटी की हो गई, या आपकी भारत और समकालीन विश्व 2 आपकी किसकी, हिस्ट्री की हो गई, और ये 7 चैप्टर आपकी ज्योग्राफी वाले हो गए। तो आप ध्यान से देखोगे आपके ज्योग्राफी वाली बुक से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं। देन आपके हिस्ट्री वाले से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देन आपकी ये जो पॉलिटी वाली बुक है उससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स वाले से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से टोटल 75 मार्क्स का पेपर बनता है। और सबको पता है कि चैप्टर नंबर 5 है जो हमारा ज्योग्राफी वाली बुक का, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसको हम बोलते हैं मिनरल एवं एनर्जी रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ये वाला जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से हमारे 4 नंबर का मैप्स की तैयारी होती है। तो वो वैसे मैंने पिछली स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में करा दी थी, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं जो लोग नए हैं उनके लिए इसमें मैप कवर करा दूंगा बहुत आसानी से। और ये फ्री के मार्क्स है। मैप के मार्क्स कैसे हैं? फ्री के मार्क्स है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप आसानी से कर लोगे। चलो फिर शुरू करें चलो आराम से देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। अगेन हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे लिए भी ये हिंदी मीडियम में चीजें दी गई हैं और ये सब चीजें इंग्लिश मीडियम में दी गई है, तो तुम्हारे लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। आपको इस चीज की, इस 50 आईएमपी की क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, बस आप कमेंट कर देना तो मैं पीडीएफ आपको दिला दूंगा फ्री में, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं। हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ देख लेना, मैं डिस्कस इंग्लिश में करूंगा, पर हिंदी में भी एज इट इज वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे ज्योग्राफी को देखते हैं, जो हमारी बुक है जिसको हम काम देते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, मतलब समकालीन भारत, समकालीन भारत 2, ये दूसरी, या जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है ना, ये ज्योग्राफी की बुक है। इससे अभी हमने देखा था कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे। अब मैंने जो देखा, मैंने जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करा तो उसमें पाया क्वेश्चंस रिपीट, अगेन मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं एसएसटी में रिपीट से मेरा मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी ये कोई क्वेश्चन था और अगेन ए बी सी क्वेश्चन आ जाए, ये चांस कम है। अगला क्वेश्चन शायद बी सी डी आ जाए, पर आपको बीसी सेम देखने को मिल गया। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन की थीम सेम रहेगी, कि जिस चीज पे क्वेश्चन पूछा गया वो सेम रहेगा, बस उसको पूछने का जो तरीका है, जो उसके पूछने का जो तरीका है, माध्यम है, वो बदल जाएगा। आपको कैसे मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मैं इस वाले ज्योग्राफी वाले से क्वेश्चन देखता हूँ, तो आपने देखा पिछले 2025 में आपका चैप्टर 1 है, मैंने चैप्टर वाइज इसको सेग्रीगेट करके रखा है, तो टेंशन मत लेना, ये आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर क्या यही क्वेश्चंस एज इट इज मिलेंगे? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चन मिलने के चांसेस, पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी बनता है, बहुत ज्यादा सरल बनता है, तो यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पर पेपर अगर थोड़ा भी घूमता है ना, तो क्वेश्चंस इस पर मिलेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, सॉइल की प्रोफाइल बनाओ
और उसको डिस्क्राइब करो। ये 2025 में क्वेश्चन आया। देन आया इंडिया की 3 सॉइल बताओ, उनके रीजन बताओ। ये मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में डिस्कस करा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, शीट इरोजन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं जिनके रिपीट होने की रेट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं बोलूं 2026 में, अगर मैं बोलूं 2026 को, जो 2 मार्च को आपका पेपर है, क्या आपको उसमें से सॉइल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन मिल सकता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इसके अलावा जो सॉइल, अब सॉइल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? अब ये नहीं सॉइल बता दिया तो सॉइल ही आएगा। सॉइल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सॉइल से रिलेटेड बन सकता है सॉइल इरोजन का, मृदा अपरदन का क्वेश्चन बन सकता है। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है ना? सॉइल की प्रोफाइल के बारे में पूछ सकता है, उसकी लेयरिंग बना ड्रॉ करना बोल सकता है। फिर सॉइल को इंडिया में कौन कौन सी सॉइल है उनके रीजन बताने को, तो आपको इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। देन बताना पड़ेगा कौन सी एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है, कौन सी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ऐसे कर करके। तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड पूछती है, तो ऐसे करके मैंने सेग्रीगेट करके रखा है। अब आप देखो, अगर सॉइल इरोजन और सीट इरोजन, मतलब हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो हिंदी वाले टेंशन में आ गए होंगे सर। ये देखो, मृदा अपरदन और पत्र अपरदन। तो तुमने यहाँ से नोटिस ये करा कि जो अपरदन वाला टॉपिक है, अपरदन, अपर्दन मतलब इरोजन। अब इरोजन से क्वेश्चन पूछता है, इरोजन से क्वेश्चन पूछता है, तो क्या हम टाइप्स ऑफ इरोजन नहीं कर सकते? सॉइल इरोजन हो गया, आपका शीट इरोजन हो गया, और जितनी भी टाइप्स ऑफ इरोजन है, क्या हम उतने टाइप्स ऑफ इरोजन 2-2 मार्क्स के लिए तैयार नहीं कर सकते? 2-2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स मतलब आपको 30 वर्ड करने, बिल्कुल मतलब 30 वर्ड में 15 वर्ड की तो आप ये लिख देते हो स्टार्टिंग से, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इज कॉल्ड शीट इरोजन। तो आपको गिनती के 15 वर्ड याद करने, क्या आप ये नहीं कर सकते जब तक ये वीडियो मिलेगी उसके बाद? तो इरोजन वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के चांसेस बहुत ज्यादा है 2026 में। ऐसे हर टॉपिक से मैंने डिसएग्रीगेट करके रखे हैं। बाकी भारत की 3 प्रकार की मिट्टी, तो आपको इसमें भारत का मैप बनाओ, उसमें बताओ कि एलुवियल सॉइल यहाँ मिलती है, साइड में रेड सॉइल मिलती है, ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। अब आप ये कहाँ से कर सकते हो? सोर्स क्या रहेगा? अगेन अगेन इसके सोर्स क्या रहेंगे? जो भी चीजें बता रहा हूँ, इनका सोर्स कहाँ रहेगा? तो क्या आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ? नहीं, अभी तक मैंने नहीं करा, तो अभी भी नहीं करूंगा। सोर्स आपका परीक्षा अध्ययन हो सकता है, आप परीक्षा अध्ययन से इन क्वेश्चंस को कवर कीजिए, इन टॉपिक को, या फिर आपके नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस पे सिर्फ रिलाय रहोगे तो पास हो पाओगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप सोचते हो कि आप आखिरी के एक दिन में 50 क्वेश्चन देख लो और 75 में से 75 स्कोर कर लो। अगर बेटा ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो टॉपर भी क्यों पड़ेगा? है ना? मैंने भी पढ़ाई करी थी, मैं अपने टाइम पे क्यों पढ़ता अगर ऐसे ही चीजें मिल जाए? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैथ्स में पूरा फंस गया, साइंस में थोड़ा कम फंसा, एसएसटी में क्या पता कितना फंसे। तो चांसेस ज्यादा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इतने ला लोगे, सम्मानजनक स्कोर आ जाएगा, आप 50 के लगभग ला लोगे, अगर आप में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अब आप सोचो कि शीट इरोजन आया और क्वेश्चन उसने इरोजन पूछ लिया कि व्हाट इज इरोजन, और आप ये भी नहीं कर पाए, अपर्दन भी नहीं कर पाए, फिर बोलोगे सर आपने तो इरोजन दिया नहीं था, या किसी भी चैनल पे जाके बोलोगे। तो बेटा आपको भी चीजें सीखनी पड़ेगी कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। जैसा क्वेश्चन आया वैसे अपने आंसर को क्या कर दोगे? मॉडिफाई कर दोगे, चेंज कर दोगे। चीजें वही लिखनी है, एग्जामिनर जो आपका चेक करता है उसको इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पढ़े, तो आप कुछ बस कोशिश क्या करनी, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरा चैप्टर देखें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से मैं क्या क्वेश्चन देखूंगा? मुझे पता है फॉरेस्ट से क्वेश्चन आना है, तो इसमें मुझे पता है फॉरेस्ट से क्वेश्चन आएगा। अब फॉरेस्ट से क्वेश्चन आएगा तो वो क्या पूछ सकता है? रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, वो कंजर्व फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकता है। रिजर्व और कंजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकेंड, कहाँ लिखा है? आरक्षित वन और संरक्षित वन के बीच का अंतर बताइए। अब इस बार अंतर पूछा है, क्या पता इस बार 2 नंबर में पूछ दे व्हाट इज रिजर्व फॉरेस्ट, कि संरक्षित फॉरेस्ट जी जो जंगल होते हैं उनकी डेफिनेशन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसकी डेट भी याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वन्य जीव, तो क्या बोलते हैं इसको? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके जो प्रावधान है वो कर लेना। इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मेन प्रोविजंस इसके 2026 में मिल सकता है। अब 2 नंबर में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, कहीं तो ये पूछेगा। ठीक है, ऐसी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से अब उसने पूछा मूवमेंट बताओ, तो यहाँ पे तुमको याद आना चाहिए चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। अब इस तरीके से, अब उसने 2 मूवमेंट पूछा, अब तुमने 2 मूवमेंट मान लो करा, चिपको मूवमेंट और एक और कोई मूवमेंट कर लिया। अब अगली बार इसने 2026 में पूछा कि बताओ चिपको मूवमेंट क्या है, तो क्या ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हुए? इस तरीके से तुमको तैयारी करनी है, बिल्कुल आंख बांध के नहीं कि जो बताया वही रट लो। ठीक है, बाकी फॉरेस्ट से अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट नहीं भी आता तो भी लिख दोगे। फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? है ना, जल देते हैं, हमें फ्लड से बचाते हैं, है ना, हमें फ्रूट्स वगैरह देते हैं, सब कुछ है ना, और वाइल्ड लाइफ बचाते हैं, हमारी जितनी भी वाइल्ड लाइफ रहती है वो सब रहती है। कुछ भी पॉइंटर बना के ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पॉइंट्स बना के लिखो, पॉइंट्स बना के लिखोगे, नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे करके देन अगला चैप्टर देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज। अब तुमने देखा वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन क्या आता है? सरदार सरोवर डैम से क्वेश्चन आया था एक बार, तो इस बार सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड कुछ कर लेना, क्या पता ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। फिर उससे पूछ सकते हैं कौन से स्टेट कवर करता है, तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान, ये 4 स्टेट कवर करता है। ऐसे तरीके से क्वेश्चन को तैयार करो। इसके अलावा कुछ रिवर प्रोजेक्ट हैं, जैसे उनके आर्गुमेंट में देना, उनके मतलब रिवर प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं होती हैं। अब नदी परियोजना के पक्ष में पूछेगा या विपक्ष में तर्क लिखना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है तो छोड़ दो, तुम नीचे वाला कर लो। ऐसे करके तुम तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगला चैप्टर एग्रीकल्चर। अब मैं नहीं बताऊंगा एग्रीकल्चर से क्या क्या करना, बस यहाँ से तुम ये चीज देख सकते हो कि तुम क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा देखो, फसलें। अब क्रॉप्स में कैसे क्वेश्चन आएगा? कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, है ना, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। 2 टाइप्स लिखो, मिलेट, मिलेट जो मोटा अनाज होता है उसके बारे में लिखो, जैसे आया देखो, 2
नेम्स लिखो, जो बाजरा जैसे तुम्हारा मोटा अनाज होता है ना, बाजरा ज्वार ऐसे करके। कमर्शियल क्रॉप्स लिखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो तुम कर लो। अब एग्रीकल्चर से याद आया तो तुम्हें याद होना चाहिए फार्मिंग। फार्मिंग जो किसानी खेती करते हैं, तो फार्मिंग में होता है ना सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, जितना आप उगाते हैं उतना कि जितना जरूरत हो। ऐसे तुम्हें पता है झुम कल्टीवेशन होता है, झुम कल्टीवेशन जो नॉर्थ ईस्ट में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या करते हैं कि कहीं जंगल में गए, उसको काटा जलाया, एंड देन फिर से वहां पे क्या कर ली, किसी भी जंगल में जाएंगे, वहां पे पेड़ वगैरह होंगे, उनको काटेंगे, उसको जलाएंगे, फिर वहां एग्रीकल्चर करते हैं। इसको झुम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, तो तुम्हें ऐसे करने पड़ेंगे। झुम कल्टीवेशन जो झुम कृषि हो गया, वाणिज्यिक कृषि हो गया, है ना, मोटे अनाज के नाम हो गए, वाणिज्यिक फसलों के। अब ये तो तुम्हें 2026 में देखने को क्या नहीं मिलेगा, तुम बताओ। फसलों पे क्वेश्चन नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। अगला देखें, फिर मिनरल वाले क्वेश्चन ऐसे तुम कर लेना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब तुमको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो तुम हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, देख लेना, मैं ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, अपने हिसाब से देख लेना। पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो हर बच्चा क्या करेगा, एक बेसिक डेफिनेशन तैयार कर लेगा कि प्रदूषण क्या होता है और उसके प्रकार। इस पे तो एक बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, तो भी हमें कितना टाइम लगा इस पे करने में। अब ट्रांसपोर्ट वाले से क्वेश्चन आता है कि रोड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसपोर्ट के मीन्स बताओ। अब ट्रांसपोर्ट वाला कितना आसान चैप्टर है, क्या ये फ्री के मार्क्स नहीं है ये वाले चैप्टर, ये वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चन आता भी है, तुम्हें 2026 में देखने को भी मिल सकता है। कौन सा चैप्टर है, इसको हम बोलते हैं परिवहन। परिवहन, तो परिवहन पे क्वेश्चन आएगा। परिवहन कैसा कैसा हो सकता है, रेल से हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है ना, रोड से हो सकता है, सड़क परिवहन हो सकता है, जल परिवहन होता है, वाटर परिवहन हो सकता है। अब इसमें क्या पूछेगा, उससे तुम या तो रेल परिवहन पूछ लेगा, या रोड परिवहन पूछ लेगा, या जल पूछ लेगा। तो क्या तुम्हें इससे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलेगा? तो तुम्हें देख के तैयारी करनी पड़ेगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। एसएसटी में फोकस करो टॉपिक्स, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, टॉपिक्स पे फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ हमारी ज्योग्राफी एंड होती है। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स मतलब हमारा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो आती है, उस पे क्वेश्चन देखें तो अर्थशास्त्र से तुमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। एचडीआई पे क्वेश्चन बहुत आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, कौन इसे इशू करता है, एचडीआई कब हुई थी इशू। अब 2026 में क्या पूछा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है। तो ऐसे करके दो बार क्वेश्चन पूछा, 25-24 में। 26 में आने के चांसेस कम है, पर क्या पता ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए। ऐसे करके तुमसे पूछ सकता है। फिर पर कैपिटा, इस पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इजी चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत आसान है और गारंटीड 2026 में इससे क्वेश्चन मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं, तुम्हें पता है, प्राइमरी होता है, प्राथमिक सेक्टर होता है, देन सेकेंडरी सेक्टर होता है, देन तुम्हारा टर्शरी सेक्टर होता है। अब वो किसी से भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ टर्शरी में कौन आएगा, सेकेंडरी में कौन आएगा, प्राइमरी में कौन आएगा। इसके अलावा तुमको पता है दो सेक्टर हम अलग तरीके से रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनसे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जितने बता रहा हूँ उतने कर लो, आराम से नंबर आ जाएंगे, आराम से। फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें मनरेगा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसके दो फीचर्स का फुल फॉर्म पता ना होना चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो लागू हुआ था, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर कितने डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो तुम्हें पता है इसके अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। कि अगर मैं पूछूँ, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि मनरेगा के अंदर कितने डेज का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो तुम देखो 2023 में पूछा टर्सरी से, सेकेंडरी का पूछा 2023 में, तो अब क्या 2026 में तुमको प्राइमरी सेक्टर से क्वेश्चन नहीं मिल सकता क्या, टर्सरी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल सकते? ऐसे करके क्वेश्चन, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से 2026 में क्वेश्चन नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है, हिंदी में तुम देख लेना, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जैसे संगठित मतलब ऑर्गेनाइज, असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज। ऐसी तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय तृतीय के तीन सेक्टर्स होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी के, इनको देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला 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 मनी एवं क्रेडिट। अब ये थोड़ा कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो रटोगे भी, इसको याद भी करोगे तो टाइम लगेगा। तो इसको बाद में करना है, ये चैप्टर कोशिश करो उसको बाद में करो। हम क्या कर ले, ग्लोबलाइजेशन कर ले, ये ज्यादा आसान है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे दो, बता दो वैश्वीकरण क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन पूछ लेता है ना। कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत आसान भी पड़ जाता है, और 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है इस वाले चीज पे। ठीक है, अगला कंज्यूमर के राइट पे। अब कंज्यूमर का राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा जो उपभोक्ता का अधिकार है। इससे पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे तुम्हारा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है मेनली, 4 मार्क्स में। और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन किस पे आएगा, या तो तुम्हारा कंज्यूमर अवेयरनेस पे आ जाएगा कि बताओ जो उपभोक्ता के जो अधिकार हो गए उसकी जागरूकता के बारे में बताओ, या फिर कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन पे सवाल आ जाएगा। कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो आपका उपभोक्ता है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। या फिर तुम्हारा आरटीआई एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये तीन तुमको टॉपिक दिए, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ये तीन तैयार कर लो, क्वेश्चन हो गया, इससे तुम आसानी से नंबर ला लोगे। देन आते हैं हिस्ट्री पे। अब आता है हिस्ट्री, तुमने क्या खत्म कर ली, ज्योग्राफी खत्म कर ली, देन इकोनॉमिक्स खत्म कर ली। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के बाद हम चलेंगे पॉलिटी पे, 4 ही तो बुक हैं, खत्म। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं तुमको पता है, 20 मार्क्स
मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के। अब हिस्ट्री में आसान क्या है, तुमको पता है, नेशनलिज्म, यूरोप, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री आती है अच्छी बात है, नहीं क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, यूटोपिया क्या है, कल्पना आदर्श क्या है, गुस्ताव मजनी क्या है, नेपोलियन ने कब इन्वेड करा था इटली में, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया था, तो इसमें डेट्स याद रखना है। पर इससे आसान मैं बोलता हूँ इस वाले चैप्टर से करो, नेशनलिज्म। इससे क्या आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर। पर नेशनलिज्म वाले से 2 मार्कर भी आ सकता है और 4 मार्कर भी आ सकता है। नेशनलिज्म मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीयवाद है ना, राष्ट्रीयवाद होता है ना, राष्ट्रवाद। इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन कर सकते हो। अब इस वाले चैप्टर से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है भारत में नेशनलिज्म आया, तो तुम यहाँ पे गांधी के जितने भी सत्याग्रह हैं, गांधी की सत्याग्रह, उनसे तैयारी कर सकते हो। अब गांधी की सत्याग्रह में तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर सकते हो, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर सकते हो, तुम जलियांवाला बाग मैसेकर कर सकते हो, तुम साइमन कमीशन कर सकते हो, इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट कर सकते हो। ये ऐसे मैंने 5 बताए। अब इनमें से तुमको गारंटेड एक मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रीजन बता दो, कारण बता दो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज बता दो, या फिर पूरा एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही समझा दो। ऐसे ही फिर ये सिविल डिसोबीडियंस में पूछ लेगा, जलियांवाला में पूछ लेगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि बताओ सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बताओ, नॉन कॉपरेशन के क्यों उन्होंने विड्रॉ करा, मतलब क्यों वापस लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो तुम्हें पता है यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, याद होना चाहिए तुमको ये चीजें। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था ना, इसी चक्कर में उन्होंने क्या करा था, गांधी जी ने क्या करा था कि नॉन कॉपरेशन को वापस ले लिया था। डेट याद रखना है 1920 टू 22। देन ऐसी नॉन कॉपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस, इनकी डेटा याद रखना है। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। कुछ कुछ चीजें तो तुमको अभी करनी पड़ेगी, सोर्स मैंने बता दिया, परीक्षा ध्यान से करो, इन चीजों से करो। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसी तुम यहाँ पे देख लेना ये वाली चीजों से जो क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे तुमने देखा सिल्क रूट से क्वेश्चन आ रहा है 23 और 25 में, वैसे ही तुमने देखा एक फास्ट इसमें डिजीज ऑफ रिंटर, इससे भी 23 से 25 में क्वेश्चन आ रहा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या तुमको ये 2026 में इनमें से क्वेश्चन सिल्क रूट पे नहीं मिलेगा? अब सिल्क रूट पे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, अब इससे भी कर लेना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले में ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ। देन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट कल्चर। मैं गारंटी लेता हूँ 2026 में तुमको प्रिंट वाले से सवाल मिलेगा 2 या 3 नंबर में। अब प्रिंट से कैसे पूछेगा, प्रिंट कल्चर के इंपैक्ट पूछ लेगा, उसका वुमेन पे क्या इंपैक्ट है, प्रिंट का है ना क्या इफेक्ट है, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा प्रिंट मीडिया की। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट तुमको याद होना चाहिए, 1878 में पास करा था। किसने पास करा था, किसने पास करा था, लॉर्ड रिपन ने। याद आ रहा है ना, लॉर्ड रिपन। एक था लिटन और एक था रिपन। लिटन आया था 70 से 74, 74 से 78 रिपन आया था। रिपन इसको याद है ना, डिसेंट्रलाइजेशन वाला बोला जाता है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट भी लाया था ये। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें रिलेट करके पढ़ोगे तो कर लोगे, बाकी तो थोड़ा बहुत आना चाहिए। सिर्फ एक दिन में पढ़ के तो तुम पूरा नहीं कर पाओगे। देन पॉलिटिकल साइंस आता है, अगेन 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देख लेना किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊं तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से सवाल कर देना। पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या उनके मतलब क्या उनके हम सजेस्ट कर सकते हैं उनके रिफॉर्म की, जिससे वो बढ़िया हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज की क्या चीजें बुरी थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हारी कहाँ है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, 3 चैलेंजेस बता दो, इससे तुम्हें क्वेश्चन देखने के चांसेस गारंटेड मिलेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ 2026 में, क्योंकि ये हॉट स्पॉट, ये टॉपिक्स क्या होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन जेंडर वाले चैप्टर से देख लेना, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आसान चीज है ये, तो तुम्हारा सरल भी पड़ जाता है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट आता है। अब डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ जाए, डेमोक्रेसी बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, डेमोक्रेसी बता दो, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस बता दो, उसकी 2 फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बता दो। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर इतने भी देख लोगे ना इनके टॉपिक तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, हिंदी में भी ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब मैं मानता हूं तुम ये चीजें आराम से कर लोगे, इन टॉपिक्स को ध्यान दे लोगे। इसके अलावा अब तुम्हारा बचेगा मैप वर्क। तो मैंने तुमको बताया था 2023 24 25 में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैप वर्क से क्वेश्चन आता है कि या तो तुमको डायरेक्ट स्टेट ही पूछ लेगा, गोवा कहाँ है ना, तुम्हारा दिल्ली कहाँ है, मुंबई हाई कहाँ है, तुम्हारा ये कौन सा सिक्किम कहाँ है, या तो ऐसे पूछ लेगा, या फिर वो क्या पूछता है, आयरन लौह अयस्क की खदानें पूछता है, लौह अयस्क, इसको क्या बोलते हैं, लौह अयस्क की खदानें। इसके अलावा तुम्हारा कोल फील्ड पूछता है, कोयला की खदानें पूछता है, तुम्हारा वो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट पूछता है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कहाँ से करोगे, तो मैंने तुमको मैप दिए थे, मैंने तुमको इस वीडियो में भी ये दे दे रहा हूँ, तुमको पीडीएफ मिल जाए। ये मैप में तुमको क्या याद रखने हैं, सारे स्टेट्स याद रखने हैं, स्पेशली स्टेट्स ये वाले याद रखना है कि सिक्किम कहाँ पर है, एमपी हम यहाँ बैठे हैं। देन हमारा ये नमामि मैंने ट्रिक बताई थी, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये तुम ऐसे याद रख सकते हो, ना मा मी, ऐसे ट्रिक से याद रखो सिक्किम कहाँ है, खास करके साउथ के। और ये फिर तुम्हें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मार्क करने को आ सकता है। इसके अलावा तुमको यहाँ से क्या चीज पूछेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बताता हूँ, चलो वो बताता हूँ। अब ये क्या है, आयरन और लोहा, इसकी खदान है, देख लेना, मैप तुमको दे दिया है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। तुम क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प ले सकते हो, इसकी हेल्प ले सकते हो, लेजर से दिखाता हूँ। इसकी हेल्प लोगे तो तुम कर लोगे। ठीक है, इसकी हेल्प लोगे तो तुम देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैप से जाके उन्हीं चीजों को पढ़ लो तो आसान हो जाएगा। देन कोल फील्ड है, तो कोल फील्ड से भी क्वेश्चन कर लेना, पूछ सकता है कि वो विजयपुर कौन सी कोल फील्ड है, नेवेली वाली पूछ सकता है, इंदौर पूछा था एक बार, तालचेर पूछ चुका है वो एक बार, उड़ीसा वाली। तो ये सब चीजें पूछ सकता है, देख लेना। रानीगंज पे क्वेश्चन बहुत आता है। अब तुमको ये कैसे पता पड़ेगा, प्रीवियस ईयर तुमको दे दिया, देख लेना वहां से। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। देन ये तुम्हारा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, क्वेश्चन कम आता है पर जरूर आएगा, एक तो जरूर पूछेगा, एक जरूर पूछेगा, तो देख लेना। कलपक्कम इन तमिलनाडु, नेवेली इन तमिलनाडु। अब तुमने देखा नेवेली यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है और नेवेली यहाँ पे कोल फील्ड है, तो रिपीट हो रहा है। तो तुमने देखा नेवेली याद रखो, तुमने क्या याद रखा कि नेवेली एक जगह है जो हमारी क्या है, तमिलनाडु में। अब तुमको क्या एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी, नहीं रखनी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तमिलनाडु हमारा ये है,
तुम्हें पता है तमिलनाडु हमारा ये दिख रहा है। अब मैंने तुमसे पूछा बताओ नेवेली मार्क करो, तुमको बस इतना पता होना चाहिए नेवेली तमिलनाडु, तुम कहीं भी यहाँ कहीं ऐसे बना दो ये तुम्हारी नेवेली होगी। ये क्या होगी तुम्हारी नेवेली होगी। इसको ऐसे बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस स्टेट सही बनाना और थोड़ा बीच में बना देना। तुमको नहीं याद है कि ऊपर थी, अब तुमको नहीं पता कि तमिलनाडु में नेवेली ऊपर थी कि नीचे थी, तो बीच में बना दो चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये शॉर्ट बहुत आसानी है, एग्जामिनर इतना नहीं देखता है। पर ये नहीं अब तुमसे पूछा मैंने बताओ कलपक्कम कहाँ है? तुमको पता है कलपक्कम तमिलनाडु में, तो तुम कलपक्कम यहाँ बना दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता तो इधर बना दो, वैसे तुम्हें दिख रही है कलपक्कम ऊपर की साइड है, तुम बीच में बना दो चलेगा, नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात, पर स्टेट सही बनाना, ठीक है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, सी कोस्ट वाली। इससे सवाल आता है कि तुमसे पूछता है बताओ ये सी कोस्ट दिखा दो, ये वाले, ये सी कोस्ट, तो ये तुम्हारे ईस्ट पूर्वी कोस्ट हो गए। रेड पेन से लिखना पड़ेगा लगता है, रेड पेन कहाँ है, हाँ तुम्हारे ये ईस्ट कोस्ट हो गए, ईस्ट कोस्ट के पूर्वी कोस्ट हो गए, पूर्वी पूर्वी तटीय वाले क्षेत्र, और ये वेस्ट कोस्ट हो गए। अब इससे क्वेश्चन आता है, मैंने तुमको दे दिया, ये कोलकाता का पोर्ट है, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई और ये चिदम्बरम। ऐसे ये मोरमुगांव पे क्वेश्चन बहुत आता है, मोरमुगांव पे तो क्वेश्चन बहुत आता है। देन मैंगलोर, कोचिन, जवाहरलाल, ये तुम्हारे वेस्ट के पोर्ट हो गए, ईस्ट के पोर्ट हो गए, इनको याद रखना। इससे क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, अगर आएगा तो फिगर भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने तुमको ये भी मैं प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं, आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जैसे जो तुम्हें आने चाहिए, मैं हर चीज तो तुमको नहीं बता पाऊंगा। जैसे तुमको पता होनी चाहिए जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, अब क्वेश्चन आ सकता है क्यों बोलते हैं, तुमसे पूछ सकता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंज्यूमर अवेयरनेस, मैंने तुमको अभी बताया, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमर अवेयरनेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उपभोक्ता की जागरूकता और उपभोक्ता का शोषण, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। ये मैं तुमको हॉट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये तो कर ही लेना। इसके अलावा फसलों से क्वेश्चन आ सकता है, फसलों से क्या पूछ सकता है, कमर्शियल क्रॉप्स पूछेगा या फिर कैश क्रॉप्स पूछेगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। फिर प्लांटेशन पे भी पूछ सकता है, झुम कल्टीवेशन तुम्हारा हो गया, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हो गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई, है ना, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर तुम्हारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व व्यापार संगठन, इससे क्वेश्चन आता है कि इसके फीचर लिखो, कब हुई थी, इसकी डेट से याद रखना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है ये याद रखना। फिर तुम्हारे सी पोर्ट पे क्वेश्चन हो गए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला जो परिवहन वाला क्वेश्चन हो गया कि सड़क परिवहन, परिवहन वाला है ना, परिवहन कि सड़क परिवहन, सड़क रोड परिवहन, रेल परिवहन जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है, और तुम्हारा जल परिवहन, इनसे क्वेश्चन कुछ भी कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। देन तुम्हारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गए तुम्हारे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय, इनसे क्वेश्चन आता है। देन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछ लेता है कि बता प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो तुमको याद होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। अब तुम लोग मुझे कमेंट में फटाफट बताओ कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। इसके अलावा तुम मुझे क्या बताओगे, तुम एक चीज मुझे और बताओगे, क्या बताओगे, तुम मुझे डेट बताओ, किस चीज की डेट बताओ, तुम मुझे बताओ क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट बताओ, तो मुझे कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, ये भी तुम मुझे कमेंट में बताओगे। इसके अलावा कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके अलावा तुम्हारा भाई भाई भोसले पे क्वेश्चन बहुत आता है, भाई भोसले पे, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, भाई भोसले पे, ये कर लेना, इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा तुम्हारा प्रिंट कल्चर से क्वेश्चन आता ही है कि प्रिंट मीडिया पे इसका इफेक्ट क्या है वुमेन पे, इससे क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल पार्टीज वाले टॉपिक हो गया। अब ये मैंने तुमको ऐसे कुछ हॉट टॉपिक दे दिए, इनसे तुम्हें पेपर में सवाल, इन टॉपिक से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन चांसेस है कि इनसे ही सवाल मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से, प्रिंट वाले टॉपिक से, तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आई होप तुम्हें चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। बाकी ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए फॉलो करो मार्क्स मित्रा के चैनल को, और बढ़िया से पेपर देना। ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले पेपर की तैयारी में, तब तक के लिए गुड बाय।